मगर एक तोहफा तो कबूल करना ही पड़ेगा आपको। इसने आवाज दी तो एक हूर जैसी गोरी चट्टी और कम उम्र लड़की अंदर दाखिल हुई। इस लड़की की छाती भारी थी और कमर पुतली थी। इसकी उम्र किसी भी तरह 18-19 से ज्यादा ना थी। वो बोला, जिस तरह लोग सेल बंद बोतल पसंद करते हैं, इसी तरह ये कनवारी है। बिल्कुल इन दोस्तों, आपकी तरफ से सपोर्ट कम होती जा रही है। अगर ऐसा ही रहा तो नावल बंद कर दिया जाएगा। सब दोस्त आज वीडियो पर 500 लाइक और 1000 सब्सक्राइब पूरे करो। चलते हैं एक्शन से भरपूर एपिसोड की तरफ। छोटी हवेली यानी कहानी जहां से शुरू हुई थी वहीं पर इख्तिताम पजीर होनी थी। इसके बाहर के दरवाजे पर दो बंदे फौजी अंदाज में कलाबाजी लगाकर अंदर दाखिल हुए और मुझे निशाने पर ले लिया। मैंने झुकते और पीछे की तरफ कूदते हुए बिला तामुल दोनों को जमीन पर पोजीशन बनाने से पहले ही ठिकाने लगा दिया। उनमें से एक को चलाने का मौका ही ना मिल सका कि मेरा निशाना इसके बाजू में लगा, जबकि दूसरे ने बौछार कर दिया था जो मेरे प्लास्टर को छूता हुआ निकल गया। अगर प्लास्टर की जगह मेरा बाजू होता तो एक आध टुकड़ा उतर गया होता, मगर इस बार महज प्लास्टर फटा और इसके गिले पर मेरी चलाई हुई लगी। मजीद कोई ना आए इसके लिए मैंने फौरन बाहर बरामदे में अंधाधुंध बौछार कर दी। मैंने हाथ बढ़ाकर इस्मारा को बाहों में दबोच लिया और इसे ढाल बनाकर पीछे हटा। पीछे से एक और मुसल्ला शख्स निकला, मगर मैंने अचानक इस्मारा को सामने कर दिया तो इसने चलाने में तामुल किया। मेरे लिए ये एक लम्हे की हिचकिचाहट बहुत थी। मैंने इस पर लात रसीद की और जब वो गिरा तो मैंने इसके हथियार वाले हाथ पर पैर रख दिया। प्लास्टर वाला बाजू इस्मारा की गर्दन में लिपटा था और हथियार दूसरे हाथ में था। एक बार फिर मैं उल्टे कदमों से पीछे हटा और इस्मारा को करीबन घसीटता हुआ पिछली तरफ के सैन की तरफ लाया। यहाँ 2 लैंड क्रूजर खड़ी थी जो शायद घर की औरतों के इस्तेमाल में थी। वहीं खौफ से दबका ड्राइवर भी मौजूद था। यहाँ एक छोटा सा गेट भी था जो पर्दादार खवातीन के बाहर आने जाने के लिए मुख्तस था। मैंने इसे देखा और कहा, गाड़ी स्टार्ट करो वरना अभी तेरा और इस मालिकन का बेजा उड़ा दूंगा। पीछे से उठते शोर से अंदाजा हुआ कि वो लोग जनान खाने में दाखिल हो चुके हैं और इस्मारा के हवा की खबर मिल चुकी है। मगर पहली बार के पेश नजर वो अचानक बेदालक कहीं पर झांकने से गुरेज कर रहे थे। वो 3-4 जख्मी मेरी बर्बरियत और सफाकी का सबूत थे। ताकतवर गाड़ी तेजी से निकली और मिनटों में गेट क्रॉस कर गई। 1-2 गलियों के बाद मैंने हथियार ड्राइवर की कनपटी पर रखा और बोला, गाड़ी रोक और यहीं उतर जा। ड्राइवर ने बेचूनो चरा गाड़ी रोक दी और उतर गया। मैंने इस्मारा को वाइन पर गाड़ी चलाने को कहा और इसके तमाम नाज नखरों के बावजूद इसे मजबूर कर दिया। जब गाड़ी चल पड़ी तो वो फुनकार कर बोली, तुम इंतहाई घटिया और गलीज इंसान हो। तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी और अब मेरे शौहर को भी खत्म कर दिया। अब मुझे अगवा करके तुमने अपनी जिंदगी का सबसे बुरा काम किया है। मैं इत्मीनान से बोला, बोल चुकी अभी और बोलना बाकी है। 5 मिनट रुक जाओ। मैंने कासिम को कॉल की कि जितने भी हथियार और बंदे ला सके वो लेकर छोटी हवेली पर पहुंचे और यही पैगाम मैंने कीसों को दिया। एक रोड पर मुझे कासिम की गाड़ियां दिखाई दे। मैंने असलम कुरैशी की गाड़ी यहां छोड़ दी और एक वैन नुमा गाड़ी में इस्मारा को लेकर पिछली सीट पर बैठ गया। मुझे अंदेशा था कि इस गाड़ी के ट्रैकर से मेरा ताक़ुब किया जा सकता है, इसलिए इसे छोड़ना ही मुनासिब था। मैं इस्मारा से बोला, कुछ भी कहने सुनने से पहले ये देखो। मैंने मोबाइल में नजीब और डॉली की तस्वीर दिखाई। वो हैरत से तस्वीरें देखने लगी। तस्वीर दिखाकर बोला, यह है तुम्हारा शौहर नामदार, पहले से शादीशुदा और रखीलू की तो कोई गिनती ही नहीं। वो हैरत से तस्वीरें देख रही थी। मैंने मोबाइल वापस लिया और वो कल्प लगाया जिसमें असलम कुरैशी डॉली की इज्जत लूट रहा था। मैं बोला, ये तुम्हारे सर मोहतरम कुरैशी साहिब। अपनी ही बहू की आबरूरेजी करते हुए वो मुंह पर हाथ रखे अथराई नजरों से वो सीन देख रही थी जो बिल्कुल वाज़े था। मैंने एक बार फिर मोबाइल वॉइस ली और वो कल्प लगाया जिसमें डॉली की इज्जत और नगजेब लूट रहा था और बोला, और ये जनाब आपके वालिद मोहतरमा इस घर की बहू की इज्जत से खेलते हुए। तुम ऐसे खानदान की बहू बनी हो जहां बहू के साथ इसका ससुर और इसके दोस्त अहबाब सभी जिनसी ताल्लुकात कायम करते हैं और जब दिल भर जाए तो उन्हें मरवा देते हैं। ऐसे में मैंने सिर्फ इतनी कोशिश की कि तुम्हारे मामले में ऐसा ना हो सके। कम से कम तुम्हारे बदन से एक और कुरैशी ना पैदा हो। कम से कम तुम यूं बार बार बेआबरूई का अजाब ना उठाओ। तो मैं वाकई मुजरिम हूँ। ये रहा हथियार, ये रहा तुम्हारा हाथ और ये रहा मेरा सीना। चलाओ और अपनी इज्जत के मुजरिम को मार डालो। मगर एक अपील जरूर है कि मुझे कुछ मोहलत जरूर दो ताकि मैं कम अज कम सबा को बचाने की कोशिश कर लूं। इसी लम्हे मुझे औरंगजेब की कॉल आई। वो तैश में आकर बोला,
अपो, मेरी बहू कहाँ है? मैं बोला, मेरे साथ महफूज है और रहेगी। ओ, मैंने बना कुछ और कहे आंसू ने काल काट दी। मैंने पूल से कट्टर पलास उठाया और अपना प्लास्टर काटने लगा। ये देखकर इस्मारा ने मेरे हाथ से कट्टर ले लिया और वो काटने लगी। ये मुश्किल और मशक्कत वाला काम था, मगर इसने आधा घंटा लगाकर प्लास्टर काट ही दिया। मैंने कंधे को हिला जलाकर बाजू को हरकत दी। दर्द भी था, मगर कम अज कम हाथ कारआमद हो गया था। हम 45 मिनट में कोठी के पास पहुंच गए। मैंने इस्मारा के होंठों को चूमा और बोला, दुआ करना मैं सबा को सही सलामत वापस ले आऊं। हम 3 टुकड़ियों में आगे बढ़े। मुझे कासिम ने एक कलाशन दी, बाकी लड़कों के पास हथियार थे, सिर्फ हम दोनों के पास कलाशन थी। मीरन के बंदे भी करीब पहुंचने वाले थे। मैंने उन्हें हिदायत दी कि अगर कोई हम पर पीछे से हमला करने की कोशिश करे तो वो इसे संभाल ले। हम खेतों में जग कर चलते आगे बढ़े, मगर शायद उन्हें हमारी आमद के मुतालिक बता दिया गया था। हम पर बिल्कुल सीधे फायर हुए। हम सब दब कर लेट गए। मैंने कासिम को इशारा किया तो इसने सब लड़कों को लेटकर कोर हमला करने को कहा। वो खिड़कियों और छत से निशाना कर रहे थे। उनकी तादाद 5-6 थी। हमारे लड़कों ने जहां जहां उनकी पोजीशंस थी वहां एक साथ निशाना किए। सभी शूटर ओट में हो गए तो मैं और कासिम पूरी ताकत से भागकर कोठी के इहाते में दाखिल हो गए। 5 सेकंड बाद दोबारा यही अमल दोहराया गया और हम 10 कदम और आगे पहुंच गए। यूं हर 5 सेकंड बाद हमारे साथी हमला करते तो शूटर कोर में हो जाते और हम अपनी साथियों का फायदा उठाकर उनके करीब से करीब तर पहुंच जाते। 3-4 मिनट बाद उन्होंने भी हमारी पोजीशन स्ट्रेटजी समझ ली और मुझ पर और कासिम पर हमला करने लगे। इस बार जब हमारे साथियों ने कोर दिए तो हमने एक साथ सीधा भागने की बजाय साइड को रुख किया। मैं दाई जानिब जबकि कासिम बाई जानिब भागा। जब हमला करके वो शूटर जो छत पर थे उन्होंने सर निकाला और हमें देखने की कोशिश की तो हम गैर मुतवक्के तौर पर सामने की बजाय साइडों पर थे। हमने पूरी एहतियात से निशाने किए और खुशकिस्मती से मेरा एक शूटर के कंधे को लगा। हमारे करते ही खिड़कियों वालों को हमारी मौजूदा पोजीशन का पता चल गया। उन्होंने सामने की बजाय हम पर निशाने खोल दिए। खुशकिस्मती से हमारे साथी भी भाग कर करीब आ गए और उनकी लगातार बौछार से खिड़कियों वाले दोबारा अंदर दबक गए। हम हवेली की साइडों पर पहुंच गए। मैंने कलाशन कंधे से उतारी और हथियार हाथ में पकड़ लिया। दीवार की बाहर को निकली ईंटों को सहारा बनाकर कोठी के अंदर कूद गया। जिस जगह में कूदा था वहां कीचड़ था। मेरा आऊ खिसला और मैं कीचड़ में लथपथ हो गया। सामने गेट था और इसके साथ 2 बंदे पुरानी लाठियां थामे खड़े थे। उनके चेहरों पर खौफ था। वो मुझ जैसे हथियार बंद से किया मुकाबला करते, इसलिए दबक कर खड़े थे। मैं उनके पास दौड़ कर गया और ललकार कर पूछा, वो लड़की कहाँ है? उनमें से एक ने अंदर और ऊपर की तरफ इशारा किया जबकि दूसरा चुपचाप खड़ा रहा। मैंने उनसे कहा, अगर जान बचानी है तो सामने का गेट खोलकर जमीन दर ओंधे लेट जाओ, वरना अभी के अभी मार दूंगा। उनमें से एक हिम्मत करके गेट की तरफ बढ़ा और जब इसने गेट खोला तो सामने की बालकनी में एक कलाशन बरदार नमूदार हुआ और गाली देकर बोला, ओ ए गेट क्यों खोला है? इससे पहले कि वो कोई जवाब देता वो बालकनी से लड़खड़ाता हुआ नीचे पकी फर्श पर आ गिरा। वो शायद बच जाता मगर नीचे गिरने से इसकी गर्दन का मनका टूट गया। मैं भागकर अंदर दाखिल हुआ और सामने की तरफ बढ़ा। अंदर से लगातार आवाज आ रही थी, यानी इस कमरे की खिड़की से कोई नीचे निशाना कर रहा था। मैंने दरवाजे पर हल्का सा दबाव डाला तो अंदाजा हुआ कि अंदर से बंद है। मैं अंदाजा लगाया कि शूटर कमरे के किसी कोने में है और फिर इस तरफ करके दरवाजे पर निशाना खोल दिया। मैं अब इस तरफ बढ़ा जहां मुझे नादिया की मौजूदगी की उम्मीद थी। मैंने इस कमरे पर लात रसीद की तो दरवाजा फौरन खिल गया। दरवाजा खुलते ही मैंने कलाबाजी लगाकर अंदर छलांग लगा दी। अगर दरवाजा खुलते ही मैं वहीं खड़ा रहा होता तो अंदर से आने वाली गोलियां मुझे चीर देती। अंदर खिड़की के पास एक मर्द कलाशन लिए मौजूद था जिसने दरवाजा खुलते ही इस तरफ निशाने किए थे, मगर मैं चूंकि नीचे की तरफ से कलाबाजी लगाकर दाखिल हुआ था तो मेरे ऊपर से गुजर गई थी। मैंने नई पोजीशन पर पहुंचने से पहले ही इस पर 2 निशाने किए। पहला इससे ना लगा जबकि दूसरे से नाल हिट गई और इसके हाथ से निकल गई। मैं उजलत में उठा और इसकी तरफ रुख करके निशाना किया, मगर कलाशन जाम हो गई। शायद मेरे गिरने से इसमें कोई खराबी पैदा हो गई थी। वो आदमी बिला की तेजी से मेरे ऊपर कूद गया। इसका भारी वजूद मेरे ऊपर था और इसने ताबड़तोड़ मुझे 4-5 मुक्के लगा दिए। जब तक मैं संभल पाता इसके जानदार मुक्कों ने मेरे मुंह, नाक और खोड़ी को लहूलुहान कर दिया। मैंने अचानक इसका एक मक्का रोका और झटके से उल्टे हाथ से हथियार निकालकर इसकी खोड़ी के नीचे रखकर सीन का काम कर दिया।
मैं सर को झटके देता उठा तो सामने का मंजर मुझ पर वाज़े हुआ। नादिया सर से पैर तक आजाद और नीम जान पड़ी थी। एक मर्द इस वक्त भी इसके साथ लगा हुआ था। इसकी पीठ मेरे तरफ थी और इसे अभी अभी अंदाजा हुआ था कि कमरे के इस कोने में लड़ाई दो बददू हुई है। किशोर और जोश में वो गाफिल था। वो जल्दी से उठा और पास पड़ा हथियार उठाया, मगर मैंने इससे पहले ही इसका काम कर दिया। वो मरकर भी नादिया के ऊपर ही गिर पड़ा। मुझे अपने अकब में भागते कदमों की चाप सुनाई दी और मैं बना देखे जान सकता था कि वो मेरे साथी है। मैं वापस मुड़ा और चलाकर बोला, कोई इस तरफ ना आए प्लीज कासिम, इस्मारा को भेजो और कोई चादर दो। मैं सदमे से निडाल नादिया के करीब बैठ गया। इस मर्द को घसीट कर नादिया के ऊपर से हटाया। नादिया की नब्ज टटवली तो इसकी उखली सांसें चल रही थी। इस्मारा वही मिनट में पहुंच गई और अंदर दाखिल होते ही चीख कर बोली, ओ माई गॉड नादिया प्लीज, ओ नो गॉड। ये क्या दरिंदगी की है। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो फूट फूट कर रोते हुए नादिया के जिस्म को चादर में लपेटने लगी। मैंने इसे बनाया और नादिया की चादर में लिपटी नीम जान लाश को उठाया और तेजी से बाहर निकला। इस्मारा रोते हुए मेरे पीछे थी। हम बाहर भागे तो हमारी गाड़ियां बिल्कुल दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। कासिम ने मुझे रोका और बोला, एक मिनट, तुम्हें फरहान को दुखा? वो मेडिकल स्टूडेंट है। ये फरहान नामी वो लड़का पठान था। वो भागता हुआ आया और नादिया की नब्ज चेक करके सुर्ख अफसुर्दा चेहरे के साथ बोला, मुझे उम्मीद नहीं है पप्पू भाई, मगर अब कोशिश करो। मैंने सर हिला दिया और इसे गाड़ी की पिछली सीट पर लाया और गाड़ी को भगा दिया। कासिम और लड़के भी रवाना हो रहे थे। मीरन के आदमी भी सड़क के पास दो गाड़ियों में मौजूद थे। इस्मारा और फरहान पीछे बैठे थे। 10 मिनट बाद फरहान बोला, पप्पू भाई गाड़ी रोको। मैंने गाड़ी रोकी। फरहान उतरकर नीचे आया और मुझे बोला, अब कोई जरूरत नहीं अस्पताल की। मुझ पर जैसे कोई बम गिरा। नादिया भी शब्बों की तरह इसी बदतरीन अंजाम से गुजरी। मैंने गहरी सांस ली और मुझे लगा जैसे कि मेरा दम घट जाएगा। इस्मारा बाहर निकली और मेरे गिले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। 5 ही मिनट बाद मीरन के बुंदों की गाड़ी वहां आकर रुकी। इसमें से एक मर्द बोला, पप्पू भाई उधर हमारे साथ बैठो। पुलिस, रेंजर और असलम कुरैशी की पूरी फौज इस तरफ आ रही है। इस लड़की को हमारे हवाले कर दो, हम इसकी तदफीन करेंगे। जिंदगी में जो जुल्म गुजरा, अब और नहीं किसी को इसके साथ होने वाले जुल्म का पत्ता नहीं चलेगा। अब इधर से निकलो। मैं नहीं जाना चाहता था, मगर दानिशमंदी यही थी। मैं और इस्मारा उनके साथ बैठ गए और वो लोग नादिया वाली गाड़ी को लेकर किसी और तरफ मुड़ गए। 1 घंटे की ड्राइव के बाद हम एक वीरान घर में दाखिल हुए जो ओकाला वाली साइड पर था। रास्ते भर इस्मारा रू कर हलकान हो चुकी थी। वो आदमी पानी और पट्टी लाया। मेरा चारा कई जगहों से जख्मी था और खून बह बह कर जगह जगह जिस्म छक गया था। इसने मेरे मुंह धुलवाए और जख्मों पर बैंडेज लगाई। इस्मारा को पानी और काफी दी। हम इसी तरह खामोश बैठे थे कि मेरे मोबाइल पर एक और बेल बजी। मैंने कॉल अटेंड की तो इस तरफ असलम कुरैशी था। वो बोला, देखा साले, तूने मेरे वारिस मार डाले तो मैंने तेरी नई नस्ल को उजाड़ दिया। हा हा मिर्गी ना वो हरामजादी। ये बात मेरे अलावा इस्मारा ने भी सुनी। इसने मोबाइल मेरे हाथ से झपट लिया और बोली, बको इस बंद बकवास करते। कोई अपनी बेटी के साथ भी ये सलूक करता है। वो दरिंदा है, सुअर है। तो अब तो भी एक बात सुन ले, तेरी मौत के बाद तेरी पूरी नस्ल खत्म हो जाएगी, क्योंकि तेरे इस बेटे ने मेरा सामना तक नहीं देखा। मेरे पेट में पप्पू का बच्चा है जो बाद में तेरे खानदान का वारिस कहलाएगा। इसने फोन काट दिया और सुर्ख चेहरे से बोली, इसको ऐसी मौत देना कि ऐसे लोगों की रूह तक कांप जाए। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे नादिया की मौत का दुख इतना ज्यादा था कि मुझे कुछ भी नहीं सुहा रहा था। इस वक्त मेरे मोबाइल पर कॉल आई के दूसरी तरफ कोई नंबर नहीं था। मैं समझ गया कि ये कॉल इंटेलिजेंस वालों की है। मैंने कॉल अटेंड की तो इस तरफ मेजर शिराज था। वो बोला, पूरे शहर में मौत के हर कारण ने तुम्हें ढूंढ रहे हैं। जहां दुखो गए मारे जाओगे। इस लड़की को लेकर बाहर निकलो। मैंने इस्मारा का हाथ थामा और मीरन के लोगों को जाने का बताकर बाहर रोड पर आ गया। यहाँ एक जीप मौजूद थी जिसकी ड्राइविंग सीट पर मुनीबा थी। हम दोनों चुपचाप इसमें सवार हो गए। 2 ही मिनट बाद कासिम की कॉल आई। वो बोला, पप्पू यार बहुत बुरा हुआ जो हुआ। हर तरफ तबाही मच गई है। पुलिस हम सबको ढूंढ रही है। हमने वहां से एक बंदा जख्मी पकड़ा था। असलम कुरैशी ने नादिया को आज सुबह ही वहां भेजा था और उन लोगों ने असलम कुरैशी के हुक्म का इंतजार भी नहीं किया और नादिया के पहुंचते ही इसके साथ जियादती कर डाली। वो सब सुबह से इस काम में लगे थे।
जिस वक्त तुम लाहौर से निकले उन्हें इत्तला हो गई कि तुम यहाँ पहुँचने वाले हो। पीछे से पुलिस रेंजर वाले भी रवाना हो गए, मगर खुशकिस्मती से हम बर्क रफ्तारी से पहुंचे और हमारा ऑपरेशन जल्दी मुकम्मल हो गया, वरना हम पीछे से मारे जाते। नादिया की लाश का गुस्ल करवा दिया है और इसे हम आज रात ही दफना देंगे। तुम बस कहीं रूपोश रहना, हमें तो कोई खास जानता ही नहीं है। मैंने काल काट दी। मुनीबा बहुत तेज गाड़ी चलाती रही और हम कई घंटों बाद पहाड़ी सिलसिलों में दाखिल हुए तो अंदाजा हुआ कि हम चकवाल वाली साइड पर आ चुके हैं। मैं गाड़ी से उतरा तो मुनीबा बोली, इस्मारा को मेरे साथ जाना होगा। इस्मारा ने मेरी तरफ देखा तो मैंने इसके कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली दी कि सब ठीक है, तुम जाओ। वो एक बार फिर मेरे गले से लगी, कुछ देर रोती रही, फिर गाड़ी में फ्रंट सीट पर बैठ गई। गाड़ी एक बार फिर तेजी से रवाना हुई और जल्द ही ओझल हो गई। मैं वीराने में मौजूद था, जहां अर्द गिर्द कुछ भी नहीं था। मैं एक कदम ही चला था कि अचानक एक गाड़ी की लाइट जल उठी जो पहले से वहां मौजूद थी। इससे मेजर शिराज उतरा और मेरी तरफ आया। वो सख्त तासुरात के साथ बोला, समझ नहीं आता कि कोई बात तुम्हें कैसे समझाई जाए। जानते हो इस वक्त मुल्क की हर एजेंसी और कानून नाफिज करने वाला इदारा जिस मतलूब मुजरिम को ढूंढ रहा है वो तुम हो। मैं लापरवाही से बोला, कौन कहता है कि वो मैं हूँ? असलम कुरैशी ना वही कहता है ना कि मैं हूँ जिसने इसके बेटे को उठवाया, बहू को अगवा किया, हवेली पर हमला किया, वगैरह वगैरह। बहुत जल्द वही नहीं रहेगा तो ये सब शोर शराबा भी खत्म हो जाएगा। वो बोला, तुमने अपने आप को एक दहशत गर्द बना लिया है, जानते हो ये बात? मैं बोला, तो किया हुआ? इससे तो मेरी मांग और बल जाएगी मुक्त दुश्मनों में। वो जिच होकर बोला, पप्पू हमें भी जवाब देना होता है। कल को ये साबित हो कि मुल्क का सब मतलूब इंसान दरअसल इंटेलिजेंस का बंदा था तो सोचो हमारी क्या हैसियत रह जाएगी। ठू अलग होगी। हम जो कि ऐसी कार्रवाइयां रोकने पर नाफिज हैं, उन्हें करवाने के जिम्मेदार ठहरे तो बताओ कौन हम पर भरोसा करेगा? मैं बोला, देखो मुझे मेरा काम मत समझाओ, तुम मुझे बस टारगेट बताओ, बाकी मैं जानता हूँ मेरा काम। वो बोला, समझने की कोशिश करो पप्पू, ऐसे में हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। मैं तंजना हंस कर बोला, और नीली जैसे अब तक मैं तुम्हारी ही मदद से जिंदा हूँ, किस मामले में मैंने तुम्हारी मदद मांगी है? सभी कुछ तो खुद देखा है, आइंदा भी देख लूंगा। वो खामोश हो गया और बोला, खैर अब तुम एक बात सुन लो, हमें शक है कि जैरगम रा के लिए काम करता है। मैं बोला, मुबारक हो फिर तो, तुम्हारा इतना बड़ा सरकारी ओहदेदार रा का एजेंट है। वो बोला, वो एजेंट नहीं है, बस उनके लिए कुछ कॉन्ट्रैक्ट देखता है, इसको तुम जैसे बंदों की जरूरत होती है। मैं बोला, अच्छा तो इस बार तो इसको मैंने खूब मुतासिर किया होगा। वो बोला, यकीनन टीवी चैनल्स और कल के अखबारात तुम्हारी तारीफों से भरे होंगे। इस बार असलम कुरैशी ने खिलकर तुम्हारा नाम लिया है। मैं बोला, तो मुझे क्या करना चाहिए? वो बोला, अभी एक फौजी तैयारा रोज जा रहा है, तुम इस पर सवार हो जाओ। कल रोज से राबता करो मीडिया से कि तुम तो 5 दिन से रोज में एक बिजनेस ट्रिप पर हो। असलम कुरैशी सब बकवास कर रहा है, तुम्हारा इस तमाम इल्जामात से कोई लेना देना नहीं। रोज में हमारा एक कांटेक्ट तुम्हारी वहां मौजूदगी का सबूत देगा। वैसे भी आखिरी रोज की फ्लाइट 4 दिन पहले थी, इसी में नाम डलवा देंगे। मैं बोला, और 5 दिन पहले की मेरी रोज जाने की टिकट्स? वो बोला, वो तुम्हें रोज में मिल जाएगी, अब तुम गाड़ी में बैठो। मैं 5 मिनट में फ्लाइट है। मैं बैठ गया। 5 ही मिनट बाद में एक फौजी जहाज में था जिसने सुबह होने से पहले मुझे रोज के एक फौजी अड्डे पर उतार दिया। यहाँ से मुझे एक गाड़ी में बिठाकर मास्को शहर लाया गया। एक होटल में मेरे नाम की बुकिंग थी जो 4 दिन पहले की जाहिर हो रही थी। मुझे 4 दिन पुराने जहाज के टिकट दिए गए और साथ ही अर्जेंट वीजा जो कि एक कंपनी में जॉब के सिलसिले में था। कोई आयल कंपनी थी जो मेरा इंटरव्यू करना चाहती थी। दोपहर को मुझे पाकिस्तान से कॉल आई कि एक न्यूज़ चैनल मुझसे बात करना चाहता था उन तमाम इल्जामात की बाबत जो असलम कुरैशी ने मुझ पर लगाए हैं। उन्होंने मुझे 4-5 सवालात दिए और मैं 10 मिनट बाद अपने प्रोग्राम में वीडियो कॉल पर शिरकत करने का कहा। उन्हें ये तमाम इत्तलाआत और हिदायत यकीनन इंटेलिजेंस ने दिलवाई थी। 10 मिनट बाद मैं पाकिस्तानी मशहूर न्यूज़ चैनल पर मौजूद था। पुरजोश एंकर ने मेरे ऑनलाइन होते ही कहा, ख़वातीन और हजरात, इस वक्त हमारे साथ वो इंसान ऑनलाइन हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के सबसे ज्यादा मतलूब इंसान करार दिए जा रहे हैं, जिन पर इल्जामात हैं कि उन्होंने कल और परसों इंतहाई दीदा दिलेरी और बदमाशी दिखाते हुए हमारे एक सियासी लीडर के बेटे को अगवा किया, इसे खत्म किया, फिर उन्हीं लीडर से 2 करोड़ तावान वसूल किया और घर में घुसकर उनकी 9 बयाहता बहू को अगवा किया।
उनकी गांव की हवेली पर हमला किया और वहां तमाम मुहाफिजों को खत्म करके उनकी भांजी को जियादती के बाद खत्म कर दिया। अब ये तमाम इल्जामात अगर देखे जाए तो किसी इंतहाई दरिंदा सिफत और इंतहाई बदही दहशत गर्द का चेहरा उभरता है, मगर हमारे साथ मौजूद हैं वही मतलूब शख्स मिस्टर पप्पू अनवर चौधरी, लाइव फराम मास्को रोज से। कैसे हैं पप्पू साहिब? मैं मुस्कुरा कर बोला। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो हंस कर बोला। कैसा महसूस कर रहे हैं मुक्का सबसे मतलूब इंसान बनकर? मैं भी मुस्कुरा कर बोला। जी बहुत अच्छा। मुझे कभी इतनी पजीराई नहीं मिली कि मुझे नेशनल टीवी पर यूं ऑनलाइन बुलाया जाए और मुझे एक किस्म का गोरीला वार एक्सपर्ट बना दिए जो इतने मुख्तसर अरसे में ये तमाम कारनामे अंजाम दे। एंकर बोला। पप्पू साहिब, क्या ये दुरुस्त है कि असलम कुरैशी के साथ आपकी कोई सियासी चपकलश है? मैं बोला, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये हुआ कि कुछ अरसा पहले उनके बेटे नजीब के साथ इफ्तीज़न वाले मामले पर कुछ गर्मा गर्मी हो गई थी, जिसका मुझसे बार बार बदला लिया गया। मेरे घर पर हमले हुए, मुझ पर जानलेवा हमले हुए। इसके बाद उन्होंने अपनी भांजी के अगवा का मुकदमा दर्ज करवा दिया, जो कि उनकी भांजी ने खुद अदालत में मेरे हक में बयान दिया। एक मोतबर पुलिस ऑफिसर फरजाना खान ने मेरा और असलम कुरैशी का तहरीरी तस्फिया करवाया और यकीन दहानी करवाई कि अब मुझे कोई खतरा नहीं होगा। अदालत से भी मुझे एक ये हक मिला कि मैं अपनी जान की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी का मुतालबा कर सकता हूँ, और ये भी मैंने तहरीरी तौर पर अदालत में जमा करवाया कि मुझे किसी किस्म का जानी नुकसान हुआ तो इसका जिम्मेदार असलम कुरैशी होगा। इसके बाद अभी कुछ दिन पहले ही एक मशहूर जमाना कॉन्ट्रैक्ट कलर को मुझे मारने का ठेका दिया गया। इस कार्रवाई में एक पुलिस ऑफिसर भी मारा गया और मैं शदीद जख्मी हुआ। डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक मैं बेड रेस्ट पर था और एक हाथ मेरा प्लास्टर में है। ऐसे में ये तमाम इल्जामात आयद करना कितना गैर हकीकी है। एंकर बोला। पप्पू साहिब, अब कब से मुख से बाहर हैं और किस सिलसिले में? मैं बोला, मैं 5 दिन कबल यहाँ मास्को में एक आयल कंपनी में जॉब इंटरव्यू के लिए आया था और इसी कंपनी ने मेरा वीज़ा दिया और मेरे आने जाने का खर्च उठाया। ऐसे में मैं मुल्क में होने वाली कल की कार्रवाइयों में बजात खुद कैसे शामिल हो सकता हो, ये मुझे समझ नहीं आता। ओ एंकर बोला। पप्पू साहिब, कहा जाता है कि आपका एक अपना गैंग है जो इंतहाई खतरनाक और शातिर मुजरिमों से भरा हुआ है। उनके पास जदीद असलहा है और सब ट्रेंड हैं। मैं बोला, ये सब मफरूजे हैं। अगर मेरा कोई ऐसा गैंग है तो पुलिस एजेंसियों के पास इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो होगा। खुद मेरे मुताल्लिक कोई क्रिमिनल केस बता दे। ये महज मुझे फंसाने की चालें हैं और कुछ नहीं। मेरा कसूर महज इतना है कि मैंने झुकने और जुल्म सहने से इनकार कर दिया। वो बोला, मगर पप्पू साहिब, ये भी तो हकीकत है कि असलम कुरैशी का बेटा खत्म हुआ है और भांजी लापता है। ईमे बोला, देखे, उन सियासी हरबों को तो मैं नहीं जानता, मगर असलम कुरैशी की भांजी के खत्म का जिम्मेदार वो खुद है। अदालत में जमा कराए गए नादिया के बयान हल्फी के मुताबिक अगर इसे कभी कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार असलम कुरैशी ही को समझा जाएगा। मुझे अंदेशा है कि इसे जान से मार दिया गया है। इसके बाद एंकर ने मेरे भेजे तमाम दस्तावेजात टीवी स्क्रीन पर दिखाने शुरू किए, जिनमें मेरे अदालती नोटिस, डॉक्टरी रिपोर्टें, इस्लामाबाद अटैक की तफसीलात, मुझ पर हमलों की FIR, मेरे मास्को आने के टिकट, इस कंपनी का इंटरव्यू लीटर, कंपनी के जॉब इंटरव्यू का शेड्यूल, होटल में कयाम का बिल, मास्को में टैक्सी के किराए की रसीदें, ये सब दिखाए। ये तमाम दस्तावेजात मैंने कासिम को भी भेज दिए ताकि अदालत से जमानत कबल अज गिरफ्तारी ले ली जाए। मैं अभी इंटरव्यू से फारिग ही हुआ था कि जैगम की कॉल होटल नंबर पर आ गई। वो बोला, वली पप्पू, पूरी दुनिया तुम्हें यहाँ ढूंढ रही है और तुम मास्को में हो, ये कैसे किया तुमने? अभी कल ही तो हमने तुम्हें यहाँ देखा था। ओमे बोला, अब मैं सब कुछ बताने लगा तो किया होगा। वो बोला, सच बता रो, तुम्हारा कोई बारी डबल तो नहीं है? एक यहाँ कार्रवाइयाँ करता है और दूसरा कहीं दूर गायब हो जाता है। इमे बोला, जो चाहे समझ ले, खैर ये बताइए क्या हालात हैं? वो बोला, अब तक तो हर इदारा तुम्हें ढूंढने में हलकान था। अचानक उन्हें सिक का सांस मिला। रात ही घर पहुंच गई थी। खेल एकदम से पलट गया है। असलम कुरैशी का सूरज डूब चुका। बेटे की मौत ने इसे गम से निडाल कर दिया है। रही सही कसर इस बात ने पूरी कर दी कि वो पूरी कुव्वत इस्तेमाल करके भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सका। ये बेबसी इस दुख से ज्यादा है। मैं बोला, चलिए अच्छा है, अब तो वो जहर का सांप है। ये बताइए कि इसे खत्म में करूं ये काम आप लोग संभाल सकते हैं? वो बोला, जैसे तुम कहो। मैं बोला, तो ठीक है, इसे आज ही मरवा दीजिए ताकि वो कोई मजीद ऐसा काम ना कर सके। वो बोला, पप्पू, इसकी भांजी की मौत से तुम्हें बहुत सदमा हुआ होगा।
मेरे दिल में एक दर्द की लहर उठी मगर मैंने बामुश्किल इस पैर को खपका और बोला, क्या बातें कर रहे हैं ज़ैगम साहिब। ऐसी कई आए और कई गए, हमें तो उनके नाम भी याद नहीं। बहर कैफ बिस्तर में अच्छी थी, अब इस कमी को पूरा करने के लिए किसी और को ढूंढना पड़ेगा। वो बोला, अरे एक इशारा तो करो, लाइन लगा लूंगा। मैं कतियत से बोला, नहीं, मैं अपना शिकार खुद करता हूँ। वो बोला, वापसी कब से तुम्हारी? मैं बोला, बस अदालती मामलात तय हो जाए और ये गिरफ्तारी का वारंट काल अदम करार दे दिया जाए तो बस वापसी हो जाएगी। मैंने काल मुनक़ते कर दी और लेट गया। मेरे सीने में अभी तक आग जल रही थी। असलम कुरैशी ने नादिया को जिस दर्दनाक अंजाम से दो चार किया था वो बुलाए नहीं भूलता था। मैंने कासिम का नंबर मिलाया और बोला, कासिम, वो बंदा जो वहां से जिंदा हाथ आया था, इसका क्या बना? वो बोला, इससे तमाम बयान ले लिया था कि ये काम असलम कुरैशी के हुक्म पर हुआ है। इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर ली गई और आज इसे भी उड़ा दिया। उमेर बोला, ठीक है, तुम लोग अब गायब हो जाओ, बाकी मामलात में देखता हूँ। वो बोला, बेफिक्र हूँ यार, हमें तो कोई पहचानता ही नहीं है। अगले 2 दिन में मास्को ही में रहा, शदीद सर्दी और बर्फबारी में मैं होटल ही में दबका रहा। तीसरे दिन मुझे टीवी ही से इत्तला मिल गई कि असलम कुरैशी दिल का दौरा पड़ने से जा बहक हो गया। मेरा बस चलता तो असलम कुरैशी की लाश के टुकड़े टुकड़े करवा के कुत्तों को खुला देता, मगर मजबूरी थी कि इसकी सीट पर इस्मारा को खड़ा करना था तो इसके खानदान की नेकनामी और नजीब के खत्म करने के काम को केश करवाना था। इसी दिन मुझे होटल में एक आदमी मिलने आया। इसने अपना नाम सतीव बताया। मैंने इसे बुलवाया। वो वैसा ही था जैसा कोई माफिया टाइप हो सकता है। वो अजीब सी अंग्रेजी में बोला, मिस्टर पप्पू, हमने आपके मुतालिक जाना है और हमें ये मालूम हुआ कि इस वक्त पाकिस्तान में अब एक उभरता हुआ नाम है। अपने बहुत कम अरसे में वहाँ के कई बड़े नामों को खौफ में मुब्तला कर दिया है। हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। मैं बोला, मगर आपका काम है किया? वो मुस्कुरा कर बोला, हम इंटरनेशनल आर्म्स डील करवाते हैं। पाकिस्तान एक अच्छी मार्केट है और हमारे कई क्लाइंट्स हैं वहाँ। ऐसे में हम ये चाहते हैं अब भी हमारा काम करे और बाकी हम आपको एक अच्छा मुआवजा देंगे, इसके बदले एक हैंडसम कमीशन। बोलिए क्या कहते हैं? मैं बोला, मगर मैं आर्म्स डील क्यों करूं? वो बोले, इसलिए कि अब पाकिस्तान का वो नाम बनने वाले हैं जिसे हर कोई अपना साथ मिलाना चाहेगा। आर्म्स हर गैंग और हर पार्टी की जरूरत होती है। ऐसे में अब हमारी डील करवा दे तो हर डील का एक अच्छा हिस्सा आपको मिलेगा। और मैंने कुछ लम्हे सोचा और बोला, मेरा नाम आपको कहाँ से मिला? वो हंस कर बोला, हमारे हर मुल्क में एजेंट होते हैं जो हमें बताते हैं कौन कौन सा इंसान इस वक्त किस मुल्क में कितनी अहमियत हासिल कर चुका है। पिछले चंद दिनों में पाकिस्तान की अंडरवर्ल्ड माफिया में एक ही नाम सुनने में आता था। अब अचानक ही जुर्म की दुनिया में सेलिब्रिटी बनकर उभरे हैं। जिस तरह कोई भी सेलिब्रिटी किसी खास शैम्पू या साबुन का इश्तिहार करती है तो लोग इस चीज को खरीदने पर बजिद हो जाते हैं, इसी तरह अब हमारे फराहम करदा हथियारों की डील्स करवा सकते हैं। मैं बोला, मैं सोचूंगा इस बारे में। वो बोला, जरूर जरूर, मगर एक तोहफा तो कबूल करना ही पड़ेगा आपको। इसने आवाज दी तो एक हूर जैसी गोरी चट्टी और कम उम्र लड़की अंदर दाखिल हुई। इस लड़की की छाती भारी थी और कमर पुतली थी। इसकी उम्र किसी भी तरह 18-19 से ज्यादा न थी। वो बोला, जिस तरह लोग सेल बंद बोतल पसंद करते हैं इसी तरह ये कनवारी है। बिल्कुल। मैं उठा और लड़की को ढूंढकर अच्छी तरह देखा। इस रूसी लड़की के चेहरे पर खौफ और तजब्जुब था। मैं बोला, क्या ये इंग्लिश जानती है? वो बोला, हाँ थोड़ी थोड़ी सी। मैं बोला, ये लड़की आज रात मेरे साथ है। वो बोला, नहीं नहीं मिस्टर पप्पू, ये मुंतकिल अब आपकी प्रॉपर्टी है, इसे जहाँ चाहे ले जाए और जो चाहे करे। मैंने गहरी सांस ली और बोला, मिस्टर सतीव, इस तोहफे का शुक्रिया, मुझे ये लड़की महज एक रात के लिए भी कबूल नहीं। वैसे भी हम ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ इस किस्म का दचका हमारे लिए नुकसानदेह होता है। वो कुछ मायूस हो गया और बोला, चली आज की रात ही इसे आजमा ले। मैं बोला, नहीं, मैं शिकारी हूँ, बाजार से खरीद कर गोश्त नहीं खाया करता। इस लड़की के जाने के बाद मुझे भी अफसोस हुआ कि ऐसी हीरे जैसी लड़की निकल गई, मगर मैं जानता था कि वो लड़की उनकी जासूस थी जो मेरे साथ रहकर उनकी एजेंट कार्ड प्ले करती।